अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, बिहार पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात दोस्तों तय है कि जब तक आप इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नहीं, ठीक तरीके से बार बार उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, यहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। साथ ही साथ दोस्तों, इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक समस्या होती है नोट्स की। या तो नोट्स मिलती नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप अपना इवैल्यूएशन कर पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जहां भी गलतियां हो रही है उन गलतियों को किस तरीके से सुधार किया जाए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि आप प्रीवियस ईयर को देख के ये अंदाजा लगा पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ करंट भी हमारे द्वारा आपको कंप्लीट कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों, एक सिस्टमेटिक वे से जो कम समय में बेहतर ढंग से आपको सारी चीजें तैयार करा सकता है, और दोस्तों इस प्रोसेस के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहिए, करंट में आपका कवर करा दूंगा। तो दोस्तों, वो हमारी जो क्लासेस उपलब्ध है वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए उपलब्ध है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए उपलब्ध है, बिहार पीजीटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, नया बैच प्रारंभ हो चुका है। इसकी क्लास 1 बजे से हो रही है। जो लोग भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय कम है। साथ ही साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग बैचेस चल रही हैं, और अलग अलग बैचेस में दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो अगर जो बात करें दोस्तों एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इट मींस एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपका दोस्तों सिलेक्शन हो नहीं जाता है। तो दोस्तों, फीस की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी फीस आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से जो प्रोसेस में बता रहा हूँ उसको आप अपनाते हैं तो बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आपको अलग से नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मान लें कि पूर्ण रोजगार नहीं है, अब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है तथा ऊपर उठता हुआ कुल पूर्ति फलन है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो हम करों में वृद्धि कर देंगे तो इससे क्या देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। पूर्ण रोजगार से आशय क्या होता है, तो आसान भाषा में कहें तो पूर्ण रोजगार से आशय ये होता है कि हम
क्या करते हैं, हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा नहीं पाते हैं, मतलब सॉरी उत्पादन को बढ़ाने की संभावना होती है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग करके अभी उत्पादन के स्तर में और वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, अगर जो पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है तो मतलब हम उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तथा ऊपरी उठता हुआ कुल पूर्ति फलन है, करों में कमी कर दी जाए। ठीक है, अगर जो कर में कमी कर दी जाएगी तो क्या होगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर रहा है, पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन को तो बढ़ाया जा सकता है ना, पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है ना। और अगर जो हम कर में वृद्धि करेंगे, कर में कमी करेंगे, देखिए कर में कमी से वृद्धि पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर जो कर में कमी करेंगे तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास मुद्रा की जो पूर्ति होगी वो बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में लोगों की मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ने से क्या होगा कि वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि आ जाएगी, और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आएगी तो मांग व पूर्ति को क्या करने का प्रयास किया जाएगा, संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि कीमत स्तर में वृद्धि होगा लेकिन वास्तविक उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में अभी विद्यमान नहीं है। अगर जो पूर्ण रोजगार में रहता तब ऑप्शन नंबर ए हो जाता। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, जीवन चक्र परिकल्पना के अनुसार उपभोग संबंधित होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, जीवन चक्र परिकल्पना किसने दिया था? मोदी गिलियानी साहब ने दिया था। क्या कहा था भाई? मोदी गिलियानी साहब ने क्या बोला था? बिल्कुल ठीक है, मोदी गिलियानी ने क्या बोला था भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सभी लोग? सी बोल रहे हैं, और कोई? सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मोदी गिलियानी मोदी गिलियानी साहब ने जीवन चक्र परिकल्पना दिया और उन्होंने ये कहा कि देखिए भैया, एक व्यक्ति का जो उपभोग व्यय होता है ना, एक व्यक्ति का जो उपभोग व्यय होता है वो उसकी वर्तमान आय के द्वारा निर्धारित नहीं होता है, उसने पूरी जिंदगी में जो आय अर्जित किया है उसी के आधार पे क्या करता है, वो उपभोग पर व्यय करता है। ठीक है, पूर्ण जीवन काल में, ठीक है, पूर्ण जीवन काल में उसने जो आय अर्जित किया है उसी के आधार पे वो अपने उपभोग व्यय को निर्धारित करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि प्रत्याशील जीवन अवधि में मिलने वाली आय से, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो मोदी गिलियानी प्रमेय जो है दोस्तों, इजी सी बात है। मोदी गिलियानी प्रमेय हमें ये बताता है कि जीवन चक्र परिकल्पना मोदी गिलियानी साहब की हमें ये बताता है कि एक व्यक्ति का जो उपभोग व्यय होता है वो उसकी वर्तमान आय के द्वारा निर्धारित न होकर के पूरी जिंदगी में जो उसने आय अर्जित किया है उसके द्वारा निर्धारित होता है। तो सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, यह प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगा यदि, कब ऐसी स्थिति आएगी भैया कि जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगा। मतलब राष्ट्रीय आय उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना तेजी से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिया करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर है भाई? बिल्कुल ठीक है। प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे सर जी राष्ट्रीय आय
अपान क्या होता है? देश की कुल जनसंख्या, यही तो होता है ना, जनसंख्या। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जितने भी सी बोल रहे हैं सब क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगा यदि क्या होगा? एक सेकेंड, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अरे भैया, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब जनसंख्या में क्या होगा? जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन आएगा। ठीक है, जनसंख्या में क्या आएगा? ऋणात्मक परिवर्तन आएगा। ऋणात्मक परिवर्तन यानी जनसंख्या बहुत कम होगी। जनसंख्या में जब कमी आएगी तभी जाकर के प्रति व्यक्ति आय में क्या देखने को मिलेगा? वृद्धि देखने को मिलेगा राष्ट्रीय आय की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में भैया ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होता है? जनसंख्या में अगर जो ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, अर्थात जनसंख्या में जब कमी आएगी तभी क्या हो सकता है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। जनसंख्या स्थिर रहे ये कोई दोस्तों पर्याप्त कारण नहीं है। जनसंख्या स्थिर रहे तो बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं कि हो सकता है ऐसा, लेकिन निश्चित रूप से तभी होगा जब जनसंख्या में क्या होगा? ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा जनसंख्या में जब कमी आएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि इरविन फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का समीकरण कौन सा है? बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। कुतर्क नहीं करना चाहिए, है ना। कोई जरूरी है कि राष्ट्रीय, अगर जो जनसंख्या को मान लीजिए कि हम स्थिर मान लें, तो कोई जरूरी है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही देखने को मिलेगी? कोई जरूरी है कि सतत रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को मिलेगी अगर जो जनसंख्या को हम स्थिर भी मान लेंगे तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जनसंख्या क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक रूप में होनी चाहिए। जनसंख्या में वृद्धि दर ऋणात्मक रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं एमबी इज इक्वल टू पीटी। एब्सोल्युटली ठीक है कि इरविन फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है वो क्या है? एमबी इज इक्वल टू पीटी। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो कीमत स्तर जो होगा वो दोगुना हो जाएगा और मुद्रा के मूल्य में कितने की कमी आ जाएगी? आधे की कमी आ जाएगी। तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, मुद्रा मांग फलन का झुकाव अधिक चपटा हो जाता है तब क्या होता है? और देखिए दोस्तों एक बात मैं बता दूं, यही वो समय है ना जब आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अब एग्जामिनेशन का कहीं ना कहीं दोस्तों डेट, बहुत सारे एग्जामिनेशन जो आगे हैं उनका डेट अनाउंस होगा। तो जब उनका डेट अनाउंस हो जाएगा ना तो उसके बाद तो फिर आदमी इधर उधर भागते हुए रह जाता है। तो यही वो मेन समय है, क्योंकि जब आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा समय कम मिला, थोड़ा और समय मिला होता तो और मजा आया। तो जो आप कुछ टाइम बोलते हैं ना उस समय को अभी मान लीजिए कि यही वो समय है कि जब आप क्या कर रहे हैं कि इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, आगे चल करके एग्जाम देना है ना। क्योंकि एडमिट कार्ड आ जाता है तो सभी लोग यही सोचते हैं यार थोड़ा सा कम समय मिला। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये परफेक्ट समय है जब आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। और कोई बी के अलावा? बी के अलावा कोई और है? बिल्कुल ठीक है, बी के अलावा कोई और है, बी के अलावा कोई और है, बी के अलावा कोई और है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मुद्रा मांग फलन का झुकाव अधिक चपटा हो जाता है। कब अधिक चपटा हो जाएगा? जब मुद्रा की मांग जो होगी वो ब्याज के प्रति क्या होगी? अधिक संवेदनशील होगी। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अगला प्रश्न कि प्रदिष्ट मुद्रा वह मुद्रा होती है। प्रदिष्ट मुद्रा क्या होती है भैया?
प्रतिष्ठ मुद्रा क्या होती है? कमेंट करके बता दीजिए भैया। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो अगर जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर जरूर कर दिया करिए। देखिए जितने लोग क्लास देख रहे हैं 50% लोग भी लाइक नहीं किए। सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या उत्तर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोल रहे हैं। और कोई बी के अलावा? बी के अलावा कोई और है? नहीं है, सभी लोग बी बोल रहे हैं कि देखिए सर, प्रतिष्ठ मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में आदेश दी जाती है। जैसे 10 रुपए के नोट हो गए, 5 रुपए के सिक्के हो गए, 20 रुपए के नोट हो गए, 50 रुपए के नोट हो गए, 100 रुपए के नोट हो गए, 200 रुपए के नोट हो गए, 500 रुपए के नोट हो गए। ये सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में आदेशित है कि एज अ मुद्रा के रूप में इसका कार्य आप कर सकते हैं। अगर जो आपको कोई वस्तु परचेज करना है तो आप जा करके इसे क्या कर सकते हैं कि इस मुद्रा के माध्यम से आप वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठ मुद्रा बोलते हैं, जो सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में आदेशित किया जाए। अगला प्रश्न, एक देश के द्वारा आयात कर लगाने में उपभोक्ता की बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये रहा भारत और ये रहा चीन। चीन से हम लोग बहुत सारी चीजें आयात करते हैं ना। तो मान लीजिए कि चीन हमें क्या दे रहा है? चीन हमें खिलौना दे रहा है। ठीक है, खिलौना दे रहा है, चाइनीज खिलौना बहुत है। ठीक है, तो अब हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखिए भैया, जो आप ये खिलौना दे रहे हैं ना, इसमें हम क्या कर देंगे कि 10% प्रशुल्क बढ़ा देंगे, अर्थात कर की दर को हम बढ़ा देंगे। तो अब ये चाइना मान लीजिए कि क्या कर रहा था कि जो खिलौने 100 रुपए में बेच रहा था, वो अब क्या करेगा? 10% टैक्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया। तो अब ये 10% टैक्स ये जो चाइना है, ये क्या करेगा? अगर भारत के उपभोक्ताओं से ही लेगा तो अब वो अपने इस खिलौने का मूल्य क्या कर देगा? 110 रुपया कर देगा। तो जहां पे जो खिलौना आप 100 रुपए का लेते थे, अब 110 रुपए का खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब आपकी बचत कम हो जाएगी। 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी बचत क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है भाई, कि एक देश के द्वारा आयात कर लगाने में उपभोक्ता की बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी आ जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर अगर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्यारा सा प्रश्न है और मजेदार सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। बताइए भाई। चलिए थोड़ा आराम से करिएगा, हो सकता है कि इस प्रश्न को आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए बताइए। शिवानी सिंह जी, SN मिश्रा जी, अनीश पांडे जी, रीता कश्यप जी, रेणुका जी बिल्कुल ठीक है, अमरेश यादव जी, लाल बहादुर जी बिल्कुल ठीक है, राज जी, अभी चौधरी जी, रागनी सिंह जी, IM जी, अफजल असद जी, प्रभाकर कुमार जी, सपना सोनी जी, मीनू यादव जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग बी बोल रहे हैं। क्या हो रहा है भैया कि $3 एक समय ऐसा था कि $3 मिल करके 1 पाउंड हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है वो $2 ही क्या हो जा रहा है? 1 पाउंड के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अब $1 कम हो जा रहा है। देखिए $1 में कमी आ जा रही है, तो भी क्या हो रहा है कि 1 पाउंड के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डॉलर है ये मजबूत हो रहा है। डॉलर क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है, अर्थात डॉलर के मूल्य में क्या आ रही है? वृद्धि आ रही है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? ये परिवर्तन कैसे आएगा? आपसे कोई पूछ देगा तो भैया ये मांग व पूर्ति में शक्तियों के कारण ये परिवर्तन जो होता है वो निर्धारित होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पहले $3 मिलकर 1 पाउंड होता था,
अब $2 ही मिलकर के 1 पाउंड हो जा रहा है, अर्थात $1 कम लग रहा है और 1 पाउंड के बराबर हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में डॉलर के मूल्य में क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि भारतीय बजट को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है। भारतीय बजट को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बेसिकली आपको बताना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भारतीय बजट को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो एक होता है दोस्तों राजस्व, जिसमें क्या होता है भैया, राजस्व आय, ठीक है, मतलब सरकार को जो आय प्राप्त हो रहा है और सरकार को जो व्यय हो रहा है। और दूसरा होता है दोस्तों पूंजी बजट। पूंजी बजट में क्या होता है, पूंजी बजट में क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि दोनों राजस्व एवं पूंजी बजट, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि भारतीय बजट को किन 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो भारतीय बजट को राजस्व एवं पूंजी बजट में विभाजित करते हैं। राजस्व व्यय में भारतीय राजस्व में क्या आता है, सरकार का जो राजस्व का आय होता है, मतलब जहां से टैक्स के माध्यम से सरकार आय अर्जित करती है, आंतरिक ऋण या बाह्य ऋण से सरकार आय अर्जित करती है, और सरकार का व्यय जो देश की आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है। और पूंजीगत बजट में क्या आता है, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न, छठी योजना की अवधि में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा, क्या गुना बढ़ा भैया। देखिए दोस्तों, अगर जो 2 घंटे की क्लास मैं ले सकता हूँ, लगातार बोल सकता हूँ, तो 2 घंटे की क्लास क्या आप बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर जो आप पूरी क्लास नहीं कर रहे ना, तो एक बात सीधा सीधी आप जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आपके प्रयास में कमी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी क्लास नहीं कर पाते। तो जो लोग पूरी क्लास नहीं कर पा रहे हैं, वो कंपटीशन में उन लोगों से कैसे आगे जा पाएंगे जो लोग पूरी क्लास कर रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं, है ना। तो यही कंपटीशन है भैया। सीटों की संख्या क्या है, सीट की संख्या जो है वो क्या है, लिमिटेड है। आपको पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर जो इकोनॉमिक्स इतना आसान तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, इतना आसान तरीके से इकोनॉमिक्स अगर जो आपके सिर्फ दिमाग में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इकोनॉमिक्स आप शायद क्या होगा, हो सकता है कि बहुत चांसेस है कि आप इकोनॉमिक्स ना पढ़ पाए। क्योंकि मेरे द्वारा दोस्तों आपको जितना आसान तरीके से, जितना आसान भाषा में चीजें करवाई जा सकती हैं, उतना आसान तरीके से मैं करवाता हूँ। क्लास इंटरेस्टिंग रहता है, मजेदार रहता है। लेकिन फिर भी पूरी क्लास नहीं कर रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिएगा कि आप अपने मेहनत में कमी कर रहे हैं, और मेहनत अगर जो कम करेंगे तो सफलता की उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। सफलता उसी को मिलता है जो निरंतर लगातार प्रयास करता रहता है, लगातार मेहनत करता रहता है। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। बी बोल रहे 3 गुना। छठी योजना की अवधि में कच्चे तेल के उत्पादन पर क्या असर पड़ा। तो दोस्तों कच्चे तेल का उत्पादन जो है वो 2 गुना बढ़ गया। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1980 से 1985। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्या है, प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि अब तो नीति आयोग बन गया है तो अब नीति आयोग से प्रश्न आएंगे। भैया ये इतिहास हो चुका है इकोनॉमिक्स की, अब ये हिस्ट्री हो चुकी है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों में हमें किसकी दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, और आप रोज क्लास ज्वाइन करिए, आपको रोज नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अब ये देखिए, ये नया क्वेश्चन आपके सामने है जो शायद आज के पहले कभी नहीं हुआ है।
आपको लगेगा इकोनॉमिक्स में कितना क्वेश्चन है, अरे बहुत क्वेश्चन, बहुत गहराई है इकोनॉमिक्स में। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों में हमें किसकी दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है? तो यहाँ पे जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अब टीन जो है दोस्तों हमारे लिए क्या हो चुकी है, अब टीन का लगभग आप देखिए कि टीन का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, टीन का प्रयोग कोई उतना कर नहीं रहा है, क्योंकि टीन अब उस स्तर पे मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि टीन का क्या होता है दोस्तों, रख रखाव थोड़ा सा महंगा होता है और इसमें जंग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखिए हमारे देश में पाए जाने वाले अधिक विभिन्न खनिजों में हमें किसकी दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है? तो अब वर्तमान समय में दोस्तों टीन का। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो भारतीय रुपए का अब तक जो है वो 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 3 बार अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन क्या होता है भैया, कमेंट करके बता दीजिए, बहुत बार बताया। तो भारत में रुपए का अवमूल्यन जो है वो सबसे पहली बार होता है 1949 में। द्वितीय बार, दूसरी बार जो भारत में रुपए का अवमूल्यन होता है वो कब होता है? 1966 में, ठीक है। और तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब होता है? वो होता है दोस्तों 1991 में, जो 2 चरणों में होता है और ये 18.5% अवमूल्यन का स्तर था दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि 1 जुलाई 1991 में। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्या होता है कि मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है उसमें कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है कि ये बता दीजिए कि उपभोक्ता तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, क्योंकि देखिए मूल तटस्थता वक्र आप पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं ना कि ये क्या होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, ठीक है। कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा क्यों होता है बताइए, ऐसा क्यों होता है? ये तो पता होगा आपको, इजी सी बात है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं सभी लोग। सी के अलावा कोई और है? सी के अलावा कोई और है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि अगर जो कोई क्या होता है दोस्तों, उपभोक्ता जो होता है वो एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। एक्स वस्तु की मात्रा में अगर जो वो वृद्धि करता है तो ऐसी स्थिति में वाई वस्तु की मात्रा में उसे क्या करनी पड़ती है? कमी करनी पड़ती है। वाई वस्तु की मात्रा में क्या करनी पड़ती है? कमी करनी पड़ती है। तो इस तरीके से एक्स वस्तु की वाई वस्तु की एक्स वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो होती है वो घटती हुई होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि फर्म के लिए अल्पकाल में कौन सी लागत स्थिर रहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं दोस्तों। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट, मतलब सारी चीजें मेरे द्वारा आपको कवर कराई जा रही हैं। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप कंप्लीट इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश स्टेट वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, बिहार पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग क्लासेस उपलब्ध है और अलग अलग क्लासेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलती है।
एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपए फीस है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी अगर जो आपके पास होती है दोस्तों, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं कि प्लाट व मशीन की लागत, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है कि फर्म के लिए अल्पकाल में कौन सी लागत स्थिर रहती है। तो दोस्तों एक होती है स्थिर लागत और दूसरा होता है परिवर्तनशील लागत। ठीक है, परिवर्तनशील लागत। तो स्थिर लागत के अंतर्गत क्या आता है, ऐसी लागतें जिसका उत्पादन वृद्धि से कोई संबंध न हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फर्म स्थापित आप करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उस पैसे से सबसे पहले आप क्या करेंगे, भूमि खरीदेंगे, भूमि के बाद उस पर श्रमिकों को लाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पे टेक्नोलॉजी लाएंगे, तब जाकर के इसके बाद ना उत्पादन की बात आएगी। तो ये जो होगा स्थिर लागत के अंतर्गत आएगा और परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत अन्य चीजें आएगी, जब आप अपने उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे तब। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए, कि सम उत्पाद वक्र खींचने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, बिल्कुल ठीक है, सम उत्पाद वक्र, सम उत्पाद वक्र। चलिए कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं, समुत्पाद वक्र की बात हो रही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं सर कि समुत्पाद वक्र खींचने के लिए एक्स अक्ष पर उत्पादन के एक कारक की मात्रा तथा वाई अक्ष पर दूसरे उत्पादन के कारक की मात्रा को लेते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे एक कारक और वाई अक्ष पे दूसरे कारक को लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो फिर इस प्रश्नों को रट के आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। याद भी रखेंगे तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपसे जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहिए। सब कुछ आपका कवर होने वाला है। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में सब कुछ आप दोस्तों कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए सोनम पांडे जी करें सर फीस जमा, लाइव में ऐड नहीं किया। सोनम जी आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न कि हरासमान प्रतिफल नियम। देखिए आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। ये नंबर आपके लिए ही दिया गया है ना, ये आपके लिए ही नंबर दिया गया है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि हरासमान प्रतिफल नियम प्रभावशाली होते ही परिवर्तनशील उत्पादन कारक की औसत उत्पत्ति पर क्या असर पड़ता है दोस्तों। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। और कोई सी के अलावा कोई और है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हरासमान प्रतिफल का नियम क्या बताता है भाई, जितने भी लोग सी बोल रहे हैं क्या बताता है, ये देखिए ध्यान से पढ़िए कि परिवर्तनशील उत्पादन कारक की औसत उत्पत्ति पर क्या असर पड़ता है। तो हरासमान प्रतिफल नियम की स्थिति में आगत में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है। आगत में वृद्धि अर्थात जो आपकी उत्पादन लागत होती है उसमें वृद्धि ज्यादा होती है, लेकिन जो आपकी निर्गत मतलब जो आपकी आय होती है उसमें उतनी वृद्धि नहीं होती है। तो औसत उत्पत्ति क्या क्या होगा दोस्तों, पहले ये क्या होगा, घटना प्रारंभ कर देगा। देखिए हरासमान प्रतिफल नियम प्रभावशाली होते ही, क्यों होते ही, इस बात को देखिए, होते ही, जब इस होते ही शब्द का इस्तेमाल कर दिया
तब ऐसी स्थिति में औसत उत्पत्ति क्या होती है, घटना प्रारंभ कर देती है। अगर जो होते ही ये वाला शब्द नहीं दिया होता है तब आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होने वाला है दोस्तों, वो एब्सोल्युटली ही 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कि जब किसी एक फर्म का उत्पादन बढ़ रहा होता है तब उसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर पड़ेगा? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। अरे बिहार पीजीटी की लाइव क्लासेस चल रही है ना? चलिए क्या उत्तर हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, जब किसी एक फर्म का उत्पादन बढ़ रहा होता है तब इसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर पड़ता है? बताइए। इजी सी बात है सर, आपको पता होगा कि क्या हो रहा है कि जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ रहा है तब उसकी औसत स्थिर लागत में क्या आती है? कमी आती है। तभी तो जाकर के एक फर्म अभी विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं किया होता है, वो विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। यही तो हम पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे औसत लागत में कमी आती है, और एक बिंदु ऐसा आता है जहां पे फर्म क्या करता है, अपने औसत लागत को न्यूनतम कर लेता है, और यहाँ पे फर्म को साम्य मिल जाता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार लाइक शेयर किया करिए, है ना? चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि औसत लागत का अर्थ क्या है? और देखिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। अगर जो प्रयास छोड़ देंगे ना तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, है ना? बहुत सारे लोग सोचते हैं यार बहुत मेहनत करना पड़ा, पढ़ाई छोड़ देते। अरे यार पढ़ाई छोड़ देंगे तो जीवन में क्या कर लेंगे? जिस दिन समाज को ये पता चल जाएगा ना कि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, उस दिन समाज जो है आपको जानवरों के जैसे ट्रीट करेगा, जैसे लगेगा कि आपका कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो देखिए, अगर जो आपको सम्मान पाना है, चूंकि सम्मान सबके लिए जरूरी है, लेकिन सम्मान अगर जो आपको पाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना? सबको प्रिय होता है ना कि यार लोग हमको सम्मान दें, लेकिन अब सम्माननीय कब होंगे? तभी तो होंगे जब आप कुछ करेंगे अच्छा। ठीक है, 24 घंटे बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, और आप ये सोचे कि समाज आपको सम्मान दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा कर दिखाइए जिससे क्या हो कि आप विशिष्ट हो जाए, और विशिष्ट हो जाएंगे तो दुनिया आपको ऐसे ही सम्मान देने लगेगी। तो कभी भी दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए कि जब तक जीतना नहीं है तब तक हार नहीं माननी है, लगातार चलते रहना है। यार कम से कम एटलीस्ट आपके पास क्या है कि एक रास्ता तो दिख रहा है ना कि यार चलो पढ़ के आज नहीं तो कल जिंदगी में कुछ अच्छा कर लिया जाएगा। लेकिन जब इस रास्ते से भी आप चलना बंद कर देंगे तब तो सब खत्म हो जाएगा ना, जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी है कि मेहनत करते रहिए, लगातार प्रोग्रेसिव रहिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई कि औसत लागत का अर्थ क्या होता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि जो कुल लागत होती है उसे भाग दे देते हैं कुल उत्पादन से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। औसत लागत इज इक्वल टू क्या होता है? कुल लागत अपान कुल उत्पादन। ठीक है, कुल उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि भूमि की मात्रा स्थिर रखते हुए श्रम की इकाइयां बढ़ाएं तो श्रम की औसत उत्पादकता उत्पादन पर क्या असर पड़ता है? थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर है? रहे भाई इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा लाइक शेयर किया करिए, क्लास आप ही की तो है, तो लाइक और शेयर जरूर किया करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? और पता है जो जिंदगी में कुछ नहीं करता है ना उसको अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है।
कोई व्यक्ति उसको कुछ बोल देता है तो उसे बहुत लगता है, और जो जिंदगी में कुछ हासिल किया रहता है उसको डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि कौन किसने क्या कहा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सर, सभी लोग ये बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई, ये क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। कि देखिए, भूमि की मात्रा स्थिर रखते हुए श्रम की इकाइयां बढ़ाई जाएं तो श्रम की औसत उत्पादकता उत्पादन जो होगा वो प्रथम अवस्था की आखिरी सीमा पे होगा। दोस्तों क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे श्रम की इकाइयों को हम बढ़ा रहे हैं और भूमि की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, इसको उत्पादन क्या देना चाहिए था, अधिकतम होगा। अधिकतम पूरा उत्तर नहीं दिया, अधिकतम कब होगा, यहाँ पे ये देना चाहिए था। ठीक है, उत्पादन अधिकतम होना। ठीक है, तो भूमि की मात्रा स्थिर रखते हुए श्रम की इकाइयां बढ़ाए तो श्रम की औसत उत्पादकता कब क्या होगी दोस्तों, अधिकतम होगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, प्रथम अवस्था की आखिरी सीमा पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त कौन सी नहीं है? अच्छे छात्र हैं तो याद आना चाहिए तुरंत पूर्ण प्रतियोगिता को देखते ही कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होता है वो कीमत स्वीकार करने वाला होता है, कीमत ग्राही होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी उनके सीमांत उत्पादकता के आधार पर दी जाती है। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में हमेशा ही फर्में क्या होती हैं, सामान्य लाभ को कमाती हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि अत्यधिक विज्ञापन, बिल्कुल ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अत्यधिक विज्ञापन देखने को नहीं मिलते हैं। गेहूं की मंडी लगती है ना, तो जब मंडी लगती है तो उसके लिए कोई विज्ञापन होता है क्या कि मोहल्ले में गेहूं की मंडी लग रही है? लेकिन एक अत्यधिक विज्ञापन पर व्यय कहाँ पे होता है, एकाधिकार। विज्ञापन व्यय सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, एकाधिकार। और कहाँ पे, अल्पाधिकार। इसमें क्या होती है, इसमें फर्में ये बताने का प्रयास करती हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अन्य की तुलना में बहुत बेहतर है। ठीक है, पूरा सूट बूट पहन लीजिए और रजनीगंधा खा लीजिए, आप क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पूरे शहर में अपने आप घूमने लगेंगे। तो ये क्या है, ये एक विज्ञापन ही तो है जो बता रहा है कि रजनीगंधा खाना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न, वस्तु बाजार में एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? प्यारा सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिया करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। क्या उत्तर आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, डी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग डी बोल रहे हैं कि वस्तु बाजार में एकाधिकार का अर्थ है। क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है कि वस्तु बाजार में एकाधिकार का अर्थ होता है कि एकमात्र विक्रेता होता है। बेचने वाला क्या होता है, केवल और केवल एक होता है। बाजार में प्रवेश पे रोक होता है, क्योंकि अगर जो बाजार में कोई अन्य फर्में प्रवेश कर जाएंगी तो ऐसी स्थिति में एकाधिकार की स्थिति बचेगी ही कहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। और एक नजदीकी विकल्प रहित वस्तु का एकमात्र विक्रेता है, मतलब क्या है कि कोई ऐसा और विकल्प नहीं है जो वस्तु ये प्रोवाइड करता है, इस प्रकार की जो वस्तु है वो कोई अन्य प्रोवाइड नहीं करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं
एब्सोल्युटली ठीक है, उपरोक्त सभी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है कि आर्थिक लगान होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कि आर्थिक लगान होता है। आर्थिक लगान क्या होता है भाई? आर्थिक लगान क्या होता है? आर्थिक लगान से ऐसे क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर्थिक लगान जो होता है उसमें क्या होता है? जो हमारी संपूर्ण लागत होती है उसके ऊपर क्या होता है? ये आधिक्य होता है। तो लागत के ऊपर क्या होता है? ये आधिक्य होता है। तो ये एक आधिक्य है, न कि क्या है दोस्तों? लागत है। ये लागत के ऊपर आधिक्य होता है, तो ये लागत के अंतर्गत नहीं आता है। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सामान्य संतुलन मॉडल में समस्त बाजारों का क्या रूप माना जाता है? चलिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। सभी लोग डी बोल रहे हैं। इतने सारे लोग डी बोल रहे हैं। अच्छा भाई, सबको पता है क्या? सबको पता है क्या ये प्रश्न? हाँ भाई, पता होना चाहिए कि सामान्य संतुलन मॉडल में समस्त बाजारों का क्या रूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार देखने को मिलता है, जहाँ पे सभी फर्मों को मालूम होता है कि भैया प्रचलित मूल्य क्या है, क्रेता विक्रेता सभी को सारी चीजें पता होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला, राष्ट्रीय आय में दोहरे आकलन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? दोहरा आकलन क्या होता है भाई? दोहरा आकलन क्या होता है? यही तो होता है ना कि एक ही वस्तु को जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो एक ही वस्तु को एक से अधिक बार काउंट कर लेते हैं। तो यही क्या होता है? दोहरी आकलन की समस्या आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल आराम से करिए। तो जितने भी महानुभाव बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रीय आकलन में राष्ट्रीय आय के आकलन राष्ट्रीय आय के दोहरे आकलन से बचने के लिए प्रत्येक उद्योग द्वारा मूल्य में की गई वृद्धि लेनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स की जो प्राथमिक वस्तुएं होंगी उसको हम क्या कर पाएंगे कि जो अंतिम वस्तुएं होंगी उसको शामिल कर पाएंगे, अगर जो प्रत्येक उद्योग द्वारा मूल्य में की गई वृद्धि को शामिल करेंगे। तो जितने भी महानुभाव भी बोल रहे हैं सभी का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कि अन्य बातें स्थिर रहे तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय कल्याण में गिरावट आ जाएगी? कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, कितना मजेदार सा प्रश्न है। हम लोग क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में? आर्थिक हम लोग क्या करते हैं? कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं ना। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के कल्याण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम लोग पैरेटो को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग हिग्स को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग मार्शल को पढ़ते हैं, सीटोवास्की को पढ़ते हैं, एलन साहब को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर जो कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो आपको पता होगा। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं ना सर? बिल्कुल ठीक है। अन्य बातें अगर जो स्थिर रहे तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय कल्याण में गिरावट आएगी? तो औद्योगिक प्रदूषण में वृद्धि होगा। अब जब औद्योगिक प्रदूषण में वृद्धि होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे? लोग बीमार होंगे, और जब लोग बीमार होंगे तो लोगों के कल्याण में कमी आएगी कि नहीं आएगी? लोगों के कल्याण में कैसे कमी आती है? जब लोग बीमार होते हैं या लोगों को पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं,
लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के कल्याण में क्या आती है, अर्थव्यवस्था के कल्याण में कमी आती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं 100% ठीक है कि अगर जो अन्य बातें स्थिर रहे तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय कल्याण में कमी आएगी। तो राष्ट्रीय कल्याण में तभी कमी आती है जब उस देश के लोग अच्छे पोषक पदार्थ नहीं ले पाते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाते हैं, ठीक है, अच्छा कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अच्छी मकान की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनकी रहन सहन अच्छी नहीं होती है। तो ये राष्ट्रीय कल्याण में अगर जो क्या हो रहा है कि इसमें अगर जो कमी आ रही तो हम ये कहेंगे कि राष्ट्रीय कल्याण में कमी आ रही है। और राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि होना किसका द्योतक है दोस्तों, आर्थिक विकास का। राष्ट्रीय कल्याण में अगर जो वृद्धि हो रहा है तो ये आर्थिक विकास का द्योतक होता है और राष्ट्रीय कल्याण में कमी आ रही है तो हम कहेंगे कि हमारा राष्ट्र क्या है, पिछड़ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 101 लोग लाइव हो गए हैं लेकिन फिर भी लाइक की संख्या और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा एक बार लाइक और शेयर जरूर कर लिया करिए। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार सा है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि मुद्रा की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसे वर्तमान तथा भविष्य के बीच कड़ी बनाने में सहायक है। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि देखिए मुद्रा की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसे वर्तमान तथा भविष्य के बीच की कड़ी बनाने में सहायक है। तो मान लीजिए अभी आपके पास पैसा है तो आप क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं ना, बचत कर रहे हैं। और भविष्य में आप क्या करेंगे कि इस पैसे का, ठीक है, भविष्य में आप क्या करेंगे, इस पैसे से क्या करेंगे कि हो सकता है कि आप उत्पादन का कार्य करें, ठीक है, या आप घर बनवाएं या आप स्कूल बनवाएं या आप कोई और कार्य करें। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, मूल्य का संचय कर रहे हैं। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। वर्तमान में आप बचत कर रहे हैं और भविष्य में आप इसको क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो मूल्य का संचय। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न मुद्रा है। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है, बहुत भारी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर की मुद्रा क्या है भैया, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, मुद्रा है। मुद्रा से क्या हो सकता है, एक उत्पादन का साधन है। क्या ये बात सही है, उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने का माध्यम है। क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है सर। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आप मुद्रा के माध्यम से उत्पादन के साधन को प्राप्त करते हैं, उत्पादन साधन को प्राप्त करते हैं। अर्थात जब आपके पास मुद्रा होगा भैया तभी जाकर के उत्पादन करने के लिए आप भूमि खरीदेंगे, आप श्रमिकों को लगाएंगे, आप क्या करेंगे कि आप तकनीकी खरीदेंगे, यही सारी चीजें तो करेंगे ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने का माध्यम है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि मुद्रा उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने का माध्यम है। और उत्पादन के साधन क्या होते हैं, भूमि, श्रम, तकनीकी, ठीक है। अगला प्रश्न, बहु बैंकिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है कि बहु बैंक सिस्टम क्या होता है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे आपको मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, आपको साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। तो आप आगे की कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, नोट्स के माध्यम से पीछे की चीजों को आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही समस्या होती है कि एक तरफ पढ़ते हैं हम लोग और दूसरी तरफ बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, नोट्स से रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा दोस्तों दी जा रही हैं। आप एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है। अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। आप फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए,
एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि सभी बैंक मिलकर के क्या करते हैं, निक्षेप विस्तार करते हैं। तो बहु बैंकिंग सिस्टम से अभिप्राय क्या है कि जितने भी बैंक मिल है, सभी बैंक आपस में मिलकर के क्या करते हैं, अपना विस्तार करने का कार्य करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, फीसर के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? कितना प्यारा सा प्रश्न। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए चलिए, अच्छा सा प्रश्न है। फीसर का समीकरण क्या याद आना चाहिए? सॉरी, MV इज इक्वल टू PT, है ना? क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अगर जो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, तो जो कीमत स्तर होगा, में वृद्धि की जाएगी, तो कीमत स्तर में 2 गुने और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आ जाएगी। अगला, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। MP वर्ग 1 का जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे एक ग्रुप है, जो लोगों ने एडमिशन लिया है MP वर्ग 1 में, आप लोग वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंक का कार्य कौन सा नहीं है भाई? राजकुमार प्रजापति जी, हर्षु जी, बिंदेश जी, नैना यादव जी, ललिता जी, सुमन जी, विभा जी, बिल्कुल ठीक है, वैभव जी, मीनू यादव जी, सोनम कुमारी जी, संगीता जी, अफजल हसन जी, अभी चौधरी जी, IM जी, राजेश कुमार जी, सुनील जी, रश्मि कुमारी जी, अनीस पांडे जी, सपना सोनी जी, रश्मि तिवारी जी, सोनम पांडे जी, प्रदीप कुमार जी, सिंगौर जी, बिल्कुल ठीक है, हर्षिका जी, अफसाना सिद्दीकी जी, राजेश प्रजापति जी, शुभांगी मिश्रा जी, लाल बहादुर जी, बिल्कुल ठीक है, दीक्षा जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? मिथुन जी, जय, चंद्रदीप जी, सुमन शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है, रेणु जी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ, सभी लोग सी बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिए, नोट जारी करना ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, ये हमारे केंद्रीय बैंक का कार्य है, RBI का कार्य है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, MP वर्ग 1 की भी क्लास उपलब्ध है मुख्य परीक्षा की, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। क्या उत्तर होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाणिज्यिक बैंक के बैलेंस शीट की सही परिभाषा है? बैलेंस शीट की, वाणिज्यिक बैंक के संदर्भ में बैलेंस शीट क्या होता है बताइए? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आएगा भाई? बैलेंस शीट क्या होता है? बिल्कुल, तो जितने भी लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है सर, कि बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत बैंक बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि यह उनकी अर्थात वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियों तथा लेनदारियों का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। तो बैलेंस शीट का मतलब क्या होगा कि वाणिज्यिक बैंक की देनदारियों और लेनदारियों, इसका क्या होता है, लेखा जोखा होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, उच्च अधिकार मुद्रा बराबर होता है, उच्च अधिकार मुद्रा किसके बराबर होता है? इतना खूबसूरत सा सेशन चल रहा है, पता नहीं कैसे लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। इतना प्यारा सा सेशन चल रहा है, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? मेहनत करना पड़ेगा।
क्या उत्तर होगा भाई? अभी कोई टॉपिक दे दिया जाए तो अननेसेसरी रूप से उस पर इतनी सारी बातें निकल के आएंगी कि पूछिए नहीं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये बोल रहे हैं और कोई? तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं सब अच्छा बोल रहे हैं कि उच्च करेंसी मुद्रा जो होती है वो बराबर होती है करेंसी के प्लस रिजर्व और केंद्रीय बैंक की अन्य देनदारियों के। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कीमत निर्देशांक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का उपयोगी मापदंड है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर है रे भाई? चलिए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। और कोई भाई? सी के अलावा सभी सी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जितने भी सी बोल रहे हैं सब अच्छा बोल रहे हैं, है ना? जो कीमत निर्देशांक है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की माप करते हैं। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की माप होती है दोस्तों कीमत निर्देशांक के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सब कितने नंबर पाएंगे इस क्वेश्चन में? 0 नंबर, है ना? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबका उत्तर क्या होगा? 100% गलत होगा। और जितने लोग भी डी बोलेंगे सबका उत्तर क्या होगा? 100% ठीक होगा। क्योंकि कीमत और मुद्रा के मूल्य में क्या पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर जो कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है तो मुद्रा के मूल्य में क्या आती है? कमी आती है। कॉमन सेंस लगाना था, कॉमन सेंस से इस प्रश्न का उत्तर सही कर पाते तो अगर जो किए होते तो अच्छा होता, नहीं किए तो भी कोई बात नहीं। अब आगे से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे फिलिप्स वक्र निम्नलिखित के बीच संबंध दर्शाता है। फिलिप्स वक्र बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। 5 रुपए के पीछे किसका चित्र बना हुआ है? अदी सिंह जी पूछ रहे हैं, बताइए भाई। आपको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान समय में 5 रुपए के कितने नोट हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, है ना? अरे 5 रुपए की नोट ले लीजिए, पीछे उसको पलट के देख लीजिए, है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए भाई। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। फिलिप्स वक्र साहब ने फिलिप्स वक्र की अवधारणा कब प्रस्तुत किया था? 1959 में प्रस्तुत किया गया था और इसमें इन्होंने मजदूरी वृद्धि तथा बेरोजगारी में प्रतिशत परिवर्तन को बताया था। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या बताया था कि जो मजदूरी वृद्धि दर होती है और जो बेरोजगारी होती है इसमें क्या देखने को मिलता है? विपरीत संबंध देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि हैक्सर एवं ओहलिन के अनुसार दो व्यापारी देशों के बीच वस्तुओं की कीमतों में तुलनात्मक अंतर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है निम्नलिखित में अंतर। ये प्रश्न दोस्तों अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। और देखिए कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना यार, जहाँ पे आपको मेहनत करना चाहिए वहां पे मेहनत करना चाहिए। एक बार एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा, सर ये कीमत का आविर्भाव कैसे हुआ? ये जो कीमत शब्द है
इसका इतिहास क्या है, कीमत का इतिहास क्या है। अब कीमत का इतिहास क्या हो सकता है, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि भैया पहले क्या था कि वस्तु विनिमय पद्धति थी, तो हम क्या करते थे, चावल लेते थे और गेहूं देते थे, ठीक है, तो हम वस्तुओं का विनिमय कर लेते थे। लेकिन वस्तुओं को फिर बाद में चल करके जब चीजें धीरे धीरे विकसित हुई तो वस्तुओं का सही सही आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमको सोना चाहिए तो हम गेहूं दे करके या सोना नहीं किसी से ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य का निर्धारण हुआ होगा, कीमत की स्थिति आएगी, ये सारी चीजें धीरे धीरे इस तरीके से विकसित हुई होंगी। अब इसका इतिहास जानने की चेष्टा कोई करता है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उत्तर होगा भाई। अब एडम स्मिथ के पिताजी का नाम क्या था, 5वीं क्लास कब पास किए, 10वीं क्लास कब पास किए, कितने तक पढ़े थे, ये जानना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग एडम स्मिथ की जीवनी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो केवल और केवल इसलिए कि भैया एडम स्मिथ साहब क्या है, बहुत ही सम्माननीय, उनके बारे में पढ़ा जा सकता है। क्या उत्तर आ रहा है सर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, साधन उपलब्धता में। एक्शन रोलिंग थियरी में क्या कहा गया कि देखिए भैया, जो साधन प्रचुर मात्रा में आपकी अर्थव्यवस्था में उसी साधनों का प्रयोग करके या जिस क्षेत्र में श्रम का विशिष्टीकरण आपको हासिल है उसी क्षेत्र में आप उत्पादन करके और अन्य देशों से क्या करिए, व्यापार करिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, विकासशील देश को शिकायत है कि, विकासशील देश की क्या शिकायतें हैं भैया, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 के करीब लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक की संख्या 50% भी नहीं है। ऐसा क्यों है भाई, कृपया करके थोड़ा लाइक किया करिए, थोड़ा शेयर किया करिए। क्लास आपकी ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लाइक शेयर करना पड़ेगा ना। निवेदन है सभी लोगों से, जितने लोग भी जुड़े हैं आप लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि 7 बजे जब मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, है ना। क्या उत्तर होगा भाई, उपरोक्त सभी शिकायतें सही हैं, डी बोल रहे हैं सभी लोग डी बोल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, विकासशील देशों को शिकायत है कि उनकी व्यापार की शर्तें सदैव विपरीत होती है। किसकी याद आनी चाहिए, प्रेमी साहब की याद आनी चाहिए। यही बात तो वो बोलते हैं ना, और बात सही है भैया। जो विकासशील देश हैं जैसे भारत हो गया, अगर जो अमेरिका को कोई वस्तु लेके जाता है ना, तो अब तो स्थिति ठीक हो गई है, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो अमेरिका को मान लीजिए हम फल ले जा रहे हैं, ठीक है, या हम चावल दे रहे हैं या गेहूं कुछ भी दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में हम अपनी परिवहन लागत लगाकर जाएंगे और अमेरिका वाले एक छोटा सा इसमें क्या करेंगे, सैंपल लेंगे हमारे प्रोडक्ट का, और सैंपल उनको नहीं पसंद में आए तो कहेंगे कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे, आप लेके जाइए वापस, ठीक है। और भी बहुत नियम कानून होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। तो इससे क्या हो गया, नुकसान हम ही को तो हुआ, बिल्कुल ठीक है। प्रेमी साहब भी ये बात बोलते हैं। उनकी निर्यात आय स्थिर होती है, एब्सोल्युटली ठीक है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक मान विकसित राष्ट्रों के पक्ष में होता है, बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी उपरोक्त शिकायतें सही है बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, चलिए, ऑटार्की यह स्थिति है। इकोनॉमिक्स में ऑटार्की से क्या आशय होता है, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या मतलब होता है भाई इसका, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई, क्या उत्तर आ रहा है, सभी को पता है क्या? मुझे तो लगा कि कुछ लोग को नहीं पता होगा, फिर भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर जी हमें पता है। तो अगर जो आप बोल रहे हैं कि सर जी ऑटार्की वह स्थिति है जो राष्ट्रों के बीच कोई व्यापार नहीं होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से कोई भी व्यापार नहीं कर रहा होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100%
ठीक हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स पद्धति के टूटने का मुख्य कारण था, ठीक है, ब्रेटन वुड्स पद्धति, ठीक है, ब्रेटन वुड्स पद्धति। इसी के परिणाम स्वरूप क्या आता है, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और को क्या आता है, और क्या आता है, विश्व बैंक। इन दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा संस्था। IMF की स्थापना कब होती है, 1945। काम करना कब शुरू करता है, 1947। विश्व बैंक की स्थापना 1945। काम करना कब शुरू करता है, 1946। बताइए सर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ये समस्त समस्याएं थी, तरलता की समस्याएं थी, समायोजन समस्या थी, अविश्वास की समस्या थी। तो इसी के कारण जो ब्रेटन वुड पद्धति है वो 1944 में क्या होता है, टूट जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि गरीबी के विषैले एक द्वारा निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध समझाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं ना, तो इसी प्रकार से आपको उलझाया जाता है। तो अब गरीबी के विषैले एक, अब आपका दिमाग क्या होगा, घूम जाएगा। तो आप जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है उसको देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो जब भी कोई प्रश्न आपको ना समझ में आए, तो थोड़ा बहुत अगर जो अंग्रेजी टाइट होगा, कुछ लोगों का तो माशाअल्लाह होता है, ठीक है, कुछ लोगों का तो क्या होता है कि ऐसा होता है कि वो ठीक तरीके से इंग्लिश को पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन अगर जो आपको इंग्लिश पढ़ने आता है, अब आप कहेंगे सर नहीं, आज के समय में ऐसा नहीं है। अरे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40 साल के हो चुके हैं, 45 साल के हो चुके हैं, और वो PGT देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका इंग्लिश से नाता बहुत पहले ही टूट चुका है, इंग्लिश से भरोसा उनका क्या हो चुका है, उठ चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनको समस्या होती है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि गरीबी के एक विषैले एक द्वारा निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध पाया जाता है। वही गरीबी के दुष्चक्र की बात हो रही है, रेगनर नर्स साहब की बात हो रही है, गरीबी के दुष्चक्र अर्थात रेगनर नर्स की बात हो रही है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि एक देश की जनसंख्या, क्योंकि बोलते हैं ना रेगनर नर्स साहब कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कम है, और जब प्रति व्यक्ति आय की बात कर देते हैं तो जनसंख्या उसमें क्या होता है, इनबिल्ड हो जाता है। फिर बताते हैं कि जनसंख्या में भी वृद्धि तेजी से हो रही है। नियोजन एवं तकनीकी की दर, बिल्कुल ठीक है, तकनीकी की दर जो है वो निश्चित क्या है, तकनीकी जो है वो परंपरागत है। उत्पादकता तथा उत्पादन, बिल्कुल ठीक है, पूंजी की हमारे पास कमी है, इसलिए हम उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या उत्तर आएगा? बिल्कुल ठीक है। पता है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है ना, वो क्या है कि वो समाज को दुष्परिणाम पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपसे बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मैरिड है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल, बच्चे को कुछ नहीं आता है, उसका पूरा दिन क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल में बीतता है। वहां पे क्या किया जाता है, कॉन्वेंट स्कूल वाले क्या किए हैं कि बड़ी बड़ी ऐसी व्यवस्थाएं बना दिए हैं जिससे आपको क्या करना है, 10,000 रुपए 12,000 रुपए महीने का देना है। आप पूरा मेहनत करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हर साल क्या हो रहा है, किताबें बदल जा रही हैं। एक हम लोगों का दौर था कि जैसे ही गर्मी की छुट्टियां होती थी, वैसे अपने रिलेटिव्स के पास, अपने दोस्तों के पास हम लोग जाते थे और कहते थे मनोहर की किताब दे दीजिए, ठीक है। हम लोग फिजिक्स की किताब लाते थे, केमिस्ट्री की किताब लाते थे, ठीक है, सारी किताबें लाते थे ना, उस किताबों से कई लोग पढ़ लेते थे। लेकिन अब क्या है, एक घर में 2 बच्चे हैं तो
एक पहली क्लास में, एक दूसरी क्लास में। तो पहली क्लास जब दूसरी क्लास वाला तीसरी क्लास में जाएगा और पहली क्लास वाला दूसरी क्लास में जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई की किताब से पढ़ लेगा, है ना। ये शिक्षा को पता है बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा ये क्या कर दिया गया है, शोषण का माध्यम बना दिया गया है ना। और अब तो एक नया खेल आ गया है फ्रेंचाइजी लेने का, है ना। छोटे छोटे स्कूल फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। किसका फ्रेंचाइजी हम ले रहे हैं? फ्रेंचाइजी लेंगे, किताबें क्या करनी पड़ेगी? उसी से खरीदने पड़ेगी, खिलौने उन्हीं से खरीदना है, डेस्क उन्हीं से खरीदने। वो क्या कर रहे हैं? वो सामान बेच रहे हैं, वो शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं कर रहे। महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियां हम लोग पढ़ते थे, हम लोग क्या पढ़ते थे? लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। वो सारी चीजें यार खत्म हो गई। मतलब क्या हो गया? शिक्षा का जो स्तंभ था ना, वो लगभग बहुत ही चालाकी से लोगों ने गिरा दिया है। और हमको ये लगता है कि बच्चे को इंग्लिश आती है तो बहुत बड़ा विद्वान है, कुछ नहीं है, है ना। उसको चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि रैगनर नर्स के अनुसार मुख्य कारक जो बाजार के आकार को प्रभावित कर सकता है वह कौन सा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, उत्पादकता। बिल्कुल ठीक है। क्यों? देखिए, रैगनर नर्स के अनुसार मुख्य कारक जो बाजार के आकार को प्रभावित करता है वह कौन है? उत्पादकता है। क्यों? क्योंकि भैया उत्पादकता के अंतर्गत हमारी क्या होती है? मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने के कारण हम अपनी पूर्ति को बढ़ाते हैं, अर्थात उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। और जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होता चला जाएगा, मांग और पूर्ति क्रियाशील होता चला जाएगा, वैसे ही बाजार का आकार क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी जगहें हैं जहां भी अध्यापक पढ़ा रहे, जहां भी टीचर पढ़ा रहे, उसमें से 90% ऐसे हैं जो गांव से आते हैं और हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं और उनका कोई रिप्लेसमेंट कर भी नहीं पाएगा। आज के जमाने के लड़के नहीं कर पाएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या उत्तर बोल रहे थे आप? एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा भाई, ठीक है। रैगनर नर्स के अनुसार मुख्य कारक, मुख्य कारक जो बाजार के आकार को प्रभावित करता है। तो भैया तो ये तो स्टार्टिंग में किसकी बात करते हैं कि आपके पास क्या होता है? निम्न आय होता है, ठीक है। आय कम होता है तो आपके आय के कारण आप बचत भी कम कर पाते हैं, बचत कम कर पाते हैं तो निवेश भी कम कर पाते हैं, निवेश कम कर पाते हैं तो उत्पादन भी कम होता है, उत्पादन कम होता है तो ऐसी स्थिति में तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना दोस्तों, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला, कि वृद्धि की अवस्थाओं का सिद्धांत किससे संबंध रखता है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? रोस्टो साहब का वृद्धि की अवस्थाओं का सिद्धांत, क्या बोला था रोस्टो साहब ने? कौन सी पुस्तक? द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बताया था भैया? बताया था ना कि देखिए कोई देश अगर जो आर्थिक विकास कर रहा है तो उसे 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पर पहला चरण कौन सा होगा? परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा क्या होगा? परिपक्वता की ओर अग्रसर, और पांचवा क्या होगा? अत्यधिक उपभोग जो समृद्धि की अवस्था है। अगला, पांचवें दशक के बीच के दौर में भारत द्वारा अपनाए गए महालनोबिस मॉडल का लक्ष्य क्या था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
पांचवें दशक के बीच के दौर में भारत द्वारा अपनाए गए महालनोबिस मॉडल का लक्ष्य क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल का लक्ष्य क्या था भैया? बिल्कुल ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना नहीं, पांचवें दशक की बात कर रहा है। तो पांचवा दशक मतलब क्या हो जाएगा? क्या 50 से 60 अर्थात 1956 से लेकर के 61 तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस। इसका लक्ष्य क्या था कि हम क्या करें, जो पूंजी प्रधान उद्योग हैं उनकी स्थापना किया जाए ताकि उद्योगों का विस्तार हो और उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सके। अगला, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता कौन सी है भाई, बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? कब से कब तक भैया? फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है योजना अवकाश, ठीक है, 3 वर्ष का। कब तक? 1969 तक। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ए बी, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव बी बोलेंगे सबका उत्तर ठीक होगा। ग्रामीण कार्य योजना, ठीक है, रूरल वर्क प्रोग्राम से संबंधित है। तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो ये ग्रामीण कार्य योजना से संबंधित क्या थी? योजना थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर बनना। इसका लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर बनना। और आत्मनिर्भर बनने में सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? ग्रामीण लोगों को थी, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जो आवश्यकता विहीनता की अवस्था को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। यह कथन किसका? अब बिहार पीजीटी का जो बैच शुरू हुआ है उसमें पहली क्लास मैंने यही पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स की परिभाषा के बारे में बताया था। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हुआ, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र मानव के कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो होता है वो आवश्यकता विहीनता की बात करता है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र विकास की बात करता है, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? क्लास नहीं देखे हैं तो सारी क्लासेस आपको क्या होगा, वहां पे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जो आवश्यकता विहीनता की आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। अगला, यदि एक्स तथा वाई वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक है तो वो वस्तुएं किस प्रकार की होंगी? अरे भाई, जब ऋणात्मक कह दिया तो उत्तर पता होना चाहिए, ठीक है। ऋणात्मक किसका होता है? पूरक वस्तुओं की। इसमें क्या होता है, ऐसी दो वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। जैसे क्या हो गया, कार हो गया और पेट्रोल हो गया, दोनों की जरूरत है ना। तो अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जब कम कार लोग खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इजी सी बात है। तो ये क्या होगा, ये ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, क्या होगा, पूरक। दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन बी बता रहा है भाई? इतना आसान सा प्रश्न बी क्यों बता रहे हैं? देखिए, ये पूरक वस्तुओं की बात कर रहे हैं। पूरक वस्तु ऐसी दो वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन होती है। जैसे पूरक वस्तु का उदाहरण क्या हो गया कि कार और पेट्रोल, ठीक है, कार और पेट्रोल। तो अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो जब कार कम लोग खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक होता है, विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में धनात्मक होता है, पूर्ण प्रतिस्थापित वस्तुओं के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और स्वतंत्र वस्तुओं के लिए क्या होता है,
आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला, जूता मोजा पूरक वस्तुएं हैं, कोई जरूरी है? बहुत सारे लोग जूते के साथ मोजे का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा थोड़ी है कि मोजे के बिना जूते का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। बहुत सारे लोग बिना मोजा पहने जूता पहन लेते। चलिए, स्वतंत्र वस्तुओं के लिए क्या होता है? 0, ठीक है। अगला, निम्नलिखित बाजार स्वरूप में किसमें मूल्य की परिवर्तनशीलता की न्यूनतम संभावना होती है? क्या ढूंढ रहे होंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर जी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत तो ऐसा होता है, क्योंकि बाजार की शक्तियों के आधार पर क्या होता है? मूल्यों का निर्धारण होता है। ये सी बात है, छोटी सी बात है, फिर गलत कैसे हो सकता है? अगला, विकुचित मांग वक्र, कौन? स्वीजी साहब, कहाँ गए? पाल स्वीजी, पाल स्वीजी साहब याद आने चाहिए। किसके संदर्भ में? अल्पाधिकार के संदर्भ में थियरी दिया था। क्या कहा था कि ऊपर वाला वक्र क्या होगा? लोचदार होगा, नीचे वाला वक्र क्या होगा? बेलोचदार होगा, बेलोचदार होगा, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सब कितना नंबर पाएंगे? बी वाले कितने नंबर पाएंगे बताइए? बी वाले कितने नंबर पाएंगे बताइए? अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी वाले कितने नंबर पाएंगे? 0 नंबर। ए वाले कितने पाएंगे? 0 नंबर। सी वाले कितने लोग पाएंगे? 0 नंबर। और डी वाले कितने पाएंगे? 1 नंबर। जब तक मूल्य को अपरिवर्तित रखने का इच्छुक है तब तक लागतों में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। तो विकुंचित मांग वक्र उस परिस्थिति को दर्शाता है जहां पे अल्पाधिकारी क्या करता है कि जब तक मूल्यों को अपरिवर्तित करने का इच्छुक है, मतलब मूल्य में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तब तक क्या हो रहा है? लागतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जो लागत में परिवर्तन होगा तभी वो मूल्य को परिवर्तित करेगा। अगर जो मूल्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो लागतों में भी परिवर्तन नहीं होगा, या लागतों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मूल्य में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, क्रेताधिकार का अर्थ क्या होता है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया है ना। क्रेताधिकार सबको पता है? क्रेताधिकार सबको पता है कि नहीं पता है? सबको पता होगा यार, ये बच्चों वाला प्रश्न है। क्या उत्तर आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं? आराम से, गलती हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्रेता अधिकार का अर्थ क्या होता है? जहां पे क्या होता है? बेचने वाला एक होगा, बेचने वाला एक होगा, खरीदने वाले अलग होंगे। मतलब इस क्रेता को पूरा अधिकार है कि वो किसको अपनी वस्तुओं को बेचेगा, ठीक है। आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कहीं भी कमेंट कर कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप यहाँ पे ठीक तरीके से जो चीजें मेरे द्वारा करवाई जा रही हैं, जैसे करवाई जा रही हैं, करते रहेंगे तो आपको कहीं से भी कोई असुविधा होने वाली नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते रहिए, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके एग्जाम में। आपको बताता है कि ये बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं करंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों ये सारी चीजें मेरे द्वारा आपको दी जा रही है। अगर जो आप ईमानदारी से ठीक तरीके से
इसको पढ़ते रहेंगे एप्लीकेशन पे, इन सारी चीजों से अपने आप को तैयार करते रहेंगे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की अलग क्लासेस चल रही हैं, बिहार पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बिहार पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी की पीजीटी की क्लास चल रही है दोस्तों। झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास चल रही है। मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग क्लासेस चल रही हैं और सारी क्लासेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है दोस्तों। एडमिशन की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, जो इसकी फीस है 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। फीस आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे, सेम नंबर नीचे भी आ रहा है, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से दोस्तों इस नंबर पे आप फीस पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी दोस्तों तो आप जरूर मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए सही कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन कंटेंट ठीक ना होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।